नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। क्या अब देश में जातिगत जनगणना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या केंद्र सरकार 2025 के अंत तक इसकी प्रक्रिया शुरू कर सकती है? क्या ये केवल डेटा कलेक्शन है या 2029 के चुनाव की सियासी रणनीति? क्या इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा? इस पूरी प्रोसेस में कितना बजट खर्च होगा? और सबसे अहम सवाल ये कि जब सभी दल जातिगत जनगणना पर सहमत है तो प्रक्रिया की टाइमलाइन को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं? आज हम इन्हीं सवालों को लेकर हाजिर हैं, क्योंकि तस्वीर साफ हो रही है लेकिन रास्ता अब भी उलझा हुआ है। जातिगत जनगणना को लेकर सभी दलों में सहमति है, लेकिन क्या इस संवेदनशील प्रक्रिया को राजनीतिक लाभ के लिए हथियार बनाया जा रहा है? हम आपको दिखाएंगे आपको वो सारे पक्ष, बयान और संभावनाएं जो इस मसले को बना रहे हैं भारत की अगली बड़ी सियासी लड़ाई का मंच। चर्चा शुरू करेंगे उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में जातिगत जनगणना पर अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है। केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही जातिगत जनगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि इसको लेकर कई ऐसे अहम सवाल हैं जो सिर्फ राजनीतिक दलों के भीतर ही नहीं, जनता के बीच भी चर्चा का विषय बन चुके हैं। जैसे कि ये प्रक्रिया कब से शुरू होगी, कब तक चलेगी, कितना बजट लगेगा और क्या इसके पीछे 2029 के आम चुनावों की रणनीति छुपी है। सरकार ने अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की है कि प्रक्रिया कब शुरू होगी, लेकिन सूत्रों की माने तो 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआत से इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है। चूंकि यह प्रक्रिया जनसंख्या आधारित है और विस्तारित आंकड़े जुटाने की मांग करती है, इसे किसी भी हाल में 6 महीने से कम में पूरा करना संभव नहीं होगा। निश्चित रूप से इस समय में एक नए सिरे से समीक्षा करने की आवश्यकता थी, जो गरीब के कल्याण के लिए होगा, वंचितों के कल्याण के लिए होगा, जो पीछे रह गए हैं उनको जो है अंत्योदय की भावना के अनुरूप उन सब को बराबरी तक लाने का अवसर प्रदान करने वाला होगा। 2011 में यूपीए सरकार ने सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना कराई थी, जिसे पूरा होने में करीब 1 साल का वक्त लगा था। हालांकि उस समय जातिगत आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया और रिपोर्ट को लेकर भारी विवाद रहा। लेकिन ये भी समझने वाली बात है कि जातिगत जनगणना कोई मामूली प्रक्रिया नहीं है। इसमें न सिर्फ घर घर जाकर आंकड़े इकट्ठा करने होते हैं, बल्कि उन्हें डिजिटल प्रोसेसिंग और वर्गीकरण की जटिल प्रक्रिया से भी गुजरना होता है। अनुमान है कि इस बार केंद्र सरकार को 15,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपए तक का बजट खर्च करना पड़ सकता है, जो सामान्य जनगणना की तुलना में लगभग 50% अधिक है। हालांकि सरकार कह रही है कि जातिगत जनगणना एक डाटा आधारित नीतिगत सुधार है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इसके जरिए 2029 के लोकसभा चुनावों में ओबीसी, एससी और एसटी वोट बैंक को एकजुट करने की रणनीति है। खासतौर पर सत्ताधारी दल के लिए ये जरूरी हो गया है कि वह कांग्रेस और क्षेत्रीय मंडलवादी दलों के ओबीसी कार्ड का तोड़ निकाले। जातिगत जनगणना से जुड़े किसी भी निर्णय को संवैधानिक दायरे में लाने के लिए संभव है कि केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाएगी। जातिगत जनगणना पर सभी प्रमुख दलों में सैद्धांतिक सहमति दिख रही है, लेकिन इसके क्रियान्वयन की टाइमलाइन को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। I don't know on what ground Prime Minister is saying like this, but really now what is going to happen in this country? The Prime Minister will have a sleepless nights. Not the India Alliance parties, not Rahul Gandhi, not the Congress party. Because we are going to put maximum pressure on him on this issue of caste census. Because they announced it like Women's Reservation Bill. We did not going to allow Prime Minister and his cabinet team to continue this also like Women's Reservation Bill. We are going to put maximum pressure, and especially for increasing the cap of 50%. It is difficult for Prime Minister to sleep. We people will आराम से सो जाएंगे। कि आप टाइमलाइन बता दीजिए, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा और इसको लागू कब किया जाएगा? क्या ये 2029 के पार्लियामेंट चुनाव से पहले होगा या नहीं होगा? और दूसरी बात ये है कि पसमानदा मुसलमानों के लिए
उनकी क्या स्थिति है, जमीनी हकीकत सबको मालूम हो जाएगी, क्योंकि वो पसमानदा है। जो गैर पसमानदा मुसलमान है वो कितने उनकी हालत कितने खराब है, तो ये सब मालूम होगा, जरूरी है। और मुख्यतः जाति जनगणना को लेकर जिस प्रकार की एक भ्रामक स्थिति को उत्पन्न कराने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है, बड़े स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी कहना चाहती है कि दशकों तक, टू बी स्पेसिफिक 6 दशक तक कांग्रेस पार्टी और उनके घटक दलों को भारतवर्ष की राजनीति में मुख्य धारा में रहने का मौका मिला, उनकी सरकारें चली, मगर उसके बावजूद भी, इस मौके के बावजूद भी उन्होंने एक भी जाति जनगणना नहीं कराया। विपक्ष की आशंका और आरोप अपनी जगह है, लेकिन जातिगत जनगणना एक बेहद संवेदनशील जटिल मुद्दा है। इसमें किसी भी तरह की देरी, भेदभाव या राजनीतिक हस्तक्षेप से देश में सामाजिक तनाव गहराने की आशंका है। सरकार को चाहिए कि वो साफ रोड मैप, पारदर्शी कार्यप्रणाली और समयबद्ध प्रक्रिया तय करे, वरना ये जनगणना सामाजिक न्याय का औजार बनने की बजाय एक और राजनीतिक विवाद का कारण बन सकती है। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो जाति जनगणना पर सहमति तो है, समय सीमा पर आपत्ति है। बिल्कुल है, क्योंकि जब से इसका डिक्लेरेशन हुआ है पूरा विपक्ष जो है इसका समर्थन करता है। जातिगत जनगणना की मांग थी, लंबे समय से उठाई जा रही थी विपक्ष के द्वारा, इसका समर्थन तो करते हैं। लेकिन एक मूल प्रश्न आया टाइमलाइन को लेकर। ऐसा लगता है विपक्ष को कि कहीं ये कोई चुनावी शगुफा तो नहीं है कि 2029 तक आप इसका सियासी लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पहले भी इलेक्शन है, डिक्लेरेशन भले अभी हो गया, लेकिन आप देखिए बिहार है, बिहार के बाद यूपी भी आएगा, 26-27 एक लगे हुए इलेक्शन है इस बीच में। तो शायद ऐसा लगता है इसलिए आपने ये कह दिया। अच्छा, ऐसा ना हो कि कुछ पहले भी ऐसी बातें की गई थी, महिला आरक्षण की जब बात हुई तो फिर उसका क्या हुआ, वो भी उस पर कोई काम नहीं हो पाया। तो ये सारी वो शंकाएं हैं, वो सवाल हैं जो विपक्ष की तरफ से हैं। और ये बात सच है कि सरकार को अपनी एक पूरी क्लियरिटी के साथ पूरी प्रक्रिया के बारे में बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट करने की ज़रूरत है कि आखिर इसको हम कैसे और कब कब आगे बढ़ाएंगे। तो मूल प्रश्न जो है वो यही है कि कब से शुरू होगी जातिगत जनगणना और कब तक पूरी होगी, और आने वाले समय में इसका कितना इम्पैक्ट। हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यश भारती हमारे साथ जुड़े हैं। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे विमलेंदु राय। विमलेंदु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आरजेडी का पक्ष रखेंगे संजय सिंह यादव। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले खेमचंद जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? खेमचंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही है? नमस्कार। हाँ, नमस्ते नमस्ते। खेमचंद जी, जातिगत जनगणना की बात जो आई उसका सबने वेलकम किया, पूरा विपक्ष, यहाँ तक कि ओवैसी मतलब सभी लोगों की एक जो प्रतिक्रिया मुझे सुनने को मिली है वो कांग्रेस हो, कांग्रेस की तो मांग थी, समाजवादी पार्टी हो, बिहार हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, तमाम लोग इस चीज का वेलकम करते हैं। लेकिन सब इसकी टाइमलाइन पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें लगता है एक टाइमलाइन बताइए, इसको कब से शुरू करेंगे और कब ये पूरी हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार इलेक्शन है, फिर यूपी आ जाएगा, उसके बाद 2029 भी आ जाएगा, तो एक प्रोसेस है पूरी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ये शगुफा है एक सियासी लाभ लेने के लिए। तो मुझे लगता है ये क्लियरिटी जो है वो सरकार को ही देनी होगी। देखिए, जब हम लोग घोषणा की है तो टाइमलाइन भी बता देंगे, लेकिन वो टाइमलाइन कुछ नहीं किया। जिन्होंने संसद में खड़े होके आरक्षण का विरोध किया, उन्होंने कहा ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इससे क्वालिटी खराब होगी, इससे इनकम्पिटेंस बढ़ेगी, इससे देश को नुकसान होगा। ये राजीव गांधी जी के बयान है, पार्लियामेंट में दिए गए बयान है, घंटों उन्होंने भाषण दिया। आज वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आप जो नहीं कर पाए वो हम कर रहे हैं, करके दिखाते हैं। हम लोगों ने पहले भी करके दिखाया, टाइमलाइन भी बताई है। अब पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी हम लोगों ने बनाई है कि हम अब जो जनगणना होगी उसमें जाति को भी गिना जाएगा, जाति की भी आइडेंटिफिकेशन होगी। अब उस प्रक्रिया में जो समय लगेगा वो लगेगा, क्योंकि अब ये क्लूलेस हो गए हैं। अब इनके पास मुद्दा नहीं बचा, इनका मुद्दा खत्म हो गया है।
तो फ्रस्ट्रेशन में चलो ठीक है जी, अब डेट ही पूछ लो, डेट पूछने के बाद फिर और कुछ। तो जो नकारात्मक व्यक्ति होते हैं वो तो लगातार इस तरीके की बातें करते रहते हैं, लेकिन जनता को विश्वास है कि मोदी जी ने कहा है तो करवाएंगे, उचित समय पे करवाएंगे, सही समय पे करवाएंगे। हमेशा ये टाइमलाइन पे क्वेश्चन उठाते रहते हैं। हमारे देश में तो चुनाव होते ही रहते हैं, कभी किसी एक स्टेट का, कभी दूसरी स्टेट का भी। 6 महीने पहले दिल्ली के इलेक्शन थे, उससे पहले और भी स्टेट्स के इलेक्शन थे, हरियाणा के इलेक्शन थे, फिर लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं। तो टाइमलाइन अगर आप देखोगे इलेक्शन की दृष्टि से, तो कहीं ना कहीं तो इलेक्शन हमेशा होता ही रहेगा। महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए पहले, हरियाणा के इलेक्शन हुए, तो इस तरीके से तो कभी कोई सही टाइमलाइन होगा ही नहीं। तो ये लोग परेशान हैं क्योंकि इनके हाथ से मुद्दा चला गया है, और जो ये गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे, गलत सलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे अपने फायदे के लिए, समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, अब वो इनके हाथ से मुद्दा खिसक गया है, इसीलिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार सभी की प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद बहुत सारे मूल प्रश्न हैं, उसको भी मैं सामने लाऊंगी। शिवानंद जी, क्या लगता है आपको कि एक तो इस प्रक्रिया को कब से शुरू होना है, कब तक ये पूर्ण हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी कहती है जब हमने कह दिया है तो हम करेंगे भी, और हम पूरी टाइमलाइन भी आपको बता देंगे, लेकिन उन सब बातों का भी क्या जो लगातार सवालों के घेरे में है? तो मुझे ऐसा लगता है ठीक है, इन बातों से बचा नहीं जा सकता, लेकिन क्या इस चीज पर विश्वास किया जा सकता है कि हाँ, जातिगत जनगणना तो अब होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है हम जो कहते हैं वो हम करते। देखिए, हमारा नेता राहुल गांधी जी आने वाले दिन में जातीय जनगणना कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से SC, ST, OBC, किसान, पिछड़ों, आदिवासी सबके साथ डिस्कस किया। उनको सचमुच ये लोग कहीं भी बड़े बड़े ऑफिसर CBI, ED, इनकम टैक्स में कहीं भी SC, ST, OBC नहीं है। ये लोगों ने जैसे अभय मुद्रा था, सेम वैसे ही नरेंद्र मोदी सरकार किया है। लेकिन हम नरेंद्र मोदी सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, हम वेलकम करते हैं। हमारा नेता राहुल गांधी जी जान से मारने की धमकी दिया, जात पूछा, जो ठाकुर है खुद उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में हमारा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 2024 में जाति जनगणना मुद्दा था। 2025 में विधानसभा जहां जहां इलेक्शन में जाति जनगणना था, कांग्रेस की जीत है। इसका पूरा श्रेय आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी को जाता है। राहुल गांधी जी जिंदाबाद। राहुल गांधी जी गौर, गरीब, दलित, पिछड़ों के साथ, कांग्रेस के साथ है। सबका साथ लेके हम चलेंगे। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हम थैंक्स बोलते हैं। देखिए, जिसको अभी एक ब्लूप्रिंट हमने तेलंगाना हो, बिहार हो या कर्नाटका, हमने ब्लूप्रिंट हमारे पास रेडी है, लेकिन केंद्र सरकार के हाथ में रहता है जाति जनगणना। 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे तभी किया था। उसके बाद 2021 में नरेंद्र मोदी जी करने का कोशिश किया, उसमें 60,500 करोड़ उन्होंने ले लिया है, ऑनलाइन पे डाला है। दूसरी बात 500 करोड़ भी लिया है, तो उसमें उस बारे में उसको उनके सामने कुछ भी नहीं था, दबाव था, इंडिया गठबंधन का दबाव था। उस दबाव में आके नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी के दबाव में आके पार्लियामेंट अपोजिशन लीडर LOP हमारा नेता राहुल गांधी जी बार बार जिक्र किया, अखिलेश यादव जी सपोर्ट किया, तेजस्वी यादव जी, इंडिया गठबंधन, ममता जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, सब पार्टी के लोग हमारे साथ आके एक दबाव बना के हमने जीत लिया। सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है मोदी साहब को, ब्लूप्रिंट के नाते हम तेलंगाना हो, बिहार हो या कर्नाटका, हम पूरा सहायता सपोर्ट करने के लिए रेडी है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी SC, ST, OBC, आदिवासी या माइनॉरिटी जो गरीब है उनके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। एजुकेशन में हो, इलेक्शन में हो या प्राइवेट कंपनी में हो या जॉब हो, हर जगह इनका अपना अपना दायरा। और सबसे राहुल गांधी जी को थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने 50% जो दायरा था उन्होंने 50% दायरा दीवार तोड़ दिया। अभी आने वाले दिन में मोदी साहब ने अभी टाइम पीरियड नहीं बताया, वो उतना जरा बताने के बाद कांग्रेस पार्टी उनके साथ हमेशा है। जाति जनगणना हमारा जीत हुआ है, राहुल गांधी जी जीत हुआ है, इंडिया गठबंधन जीत हुआ है। गौर, गरीब, दलित, पिछड़ों को न्याय मिलेगा, उनको अपनी अपनी जगह उनको न्याय मिलेगा। आज देखिए, राजस्थान में टीकाराम अपोजिशन लीडर LOP है, राम मंदिर में जाने के बाद
उन्होंने गंगा जल से धोया। आदरणीय हमारा इंडिया गठबंधन, हमारा दूसरा नेता अखिलेश जी यादव सीएम के पद से जाने के बाद उधर योगी आदित्यनाथ गया, गंगा जल से धोया। ये इनकी बीजेपी का नीति है। बीजेपी कभी भी नहीं चाहता था। खुद मोहन भागवत जी बोले थे कि आरक्षण के विरोध में थे, नरेंद्र मोदी अपोजिशन में थे, पूरा मोदी सरकार अपोजिशन में थे। इंडिया गठबंधन पूरा प्रेशर बना के हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरी की तरह से जाति जनगणना का पूरा हमारा मांग था। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नंबर 1 पे हमारा था जाति जनगणना। हम करके ही छोड़ा, हम रुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम करके गौर गरीब दलितों को न्याय देंगे। आप देखिए, आप कोई भी टीवी चैनल पे एक भी दलित नहीं है, एक भी एससी नहीं है, ओबीसी नहीं है। देखिए ना राखी जी, आप देखो जो बड़े बड़े जो आज तक हो या एबीपी न्यूज हो, कहीं किधर है? सबको समान न्याय मिलेगा। हमको विश्वास है जल्द से जल्द आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी के साथ हम सब बैठ के हम करना चाहते हैं। दूसरी बात, आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को ब्लूप्रिंट के नाते तेलंगाना में हमने एक सर्वे करके रखे है, क्योंकि हमको डायरेक्टली जाति जनगणना नहीं करना आता है। तो हमने सर्वे करके ब्लूप्रिंट हमारे पास रेडी है। उसका मतलब पूरी तरह से हमारा ब्लूप्रिंट यूज करके तो पूरा जल्द से जल्द जाति जनगणना होना चाहिए। वो और गरीब दलित पिछड़ों के अन्याय जो हो रहा था वो रुकेगा, एक न्याय मिलेगा, सम्मान मिलेगा। यही हम हमारा नेता राहुल गांधी जी को तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। एक गरीब दलित पिछड़ों का नेता, कांग्रेस पार्टी, हमारा नेता राहुल गांधी जी हमेशा गौर गरीब दलितों के साथ खड़े हैं, इंडिया गठबंधन खड़े हैं। और आने वाले हम चुनाव के मुद्दा हमको नहीं है। हमको गौर गरीब दलितों पर अन्याय नहीं होना चाहिए, उनको हक के लिए हम लड़ेंगे। बिल्कुल, हम छोड़ेंगे प्रोसेस पे ही तो आज इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि कुछ एक कंक्लूजन इसका निकल कर आए। और दूसरी बात, संविधान की जय हो। संविधान की वजह से हमने ये जाति जनगणना हो रहे, एससी एसटी ओबीसी को न्याय मिलेगा, माइनॉरिटी को न्याय मिलेगा, पिछड़ों को न्याय मिलेगा, आदिवासी को न्याय मिलेगा। मैं बार बोलता हूँ, राहुल दूसरा राउंड नहीं बोलना आज आपको, दूसरे राउंड में आज बात नहीं करनी क्या? बहुत बार इंटरप्ट किया कंटिन्यूसली। मुझे लगा ऐसा मुझे लगा एक बार, 2 बार, 3 बार के बाद कि आज शिवानंद जी इकट्ठा बोलकर लगता है जाने वाले। नहीं राखी जी, खुशी की माहौल है। और इंडिया गठबंधन और हमारा नेता राहुल गांधी जी एलओपी बनने के बाद फिर से बनाए, उनको जात पूछा गया, उनको धमकाया। चलिए मैं एक बार सबकी प्रतिक्रिया आ जाए, फिर समय देती हूँ आपको। यश जी, जातिगत जनगणना को लेकर आपका मत मैं जानना चाहूंगी। दूसरा, जो टाइमलाइन पर बार बार सवाल उठ रहे हैं, इसके प्रोसेस को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और 2 मॉडल बिहार और तेलंगाना की बात है। हालांकि कांग्रेस या राहुल गांधी तेलंगाना मॉडल को बहुत अच्छा बताते हैं। उनको लगता है नौकरशाहों ने नहीं बनाया, जनता के बीच जाकर एक सर्वे के आधार पर ये एक जनगणना कराई गई थी, तो उस मॉडल को अच्छा मानते हैं। बिहार से यदि कंपेयर करें, कैसे इसको देखते हैं? आपको क्या लगता है, कब तक शुरू होना चाहिए, कब तक पूरा हो जाएगा? राखी जी, जातीय जनगणना पीडीए की एकता और एकजुटता के कारण सरकार को झुकना पड़ा है। यह सिर्फ शुरुआत है। आबादी के अनुपात में आरक्षण का इंतजार है अभी। यह सिर्फ पीडीए के हक अधिकारों को हम लोग लेकर रहेंगे तक की बात। ये सामाजिक न्याय का मामला है। यह हर उस अंतिम व्यक्ति का मामला है जिसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ठगती रही है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए, अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोगों को ये केवल ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये उसकी भी अग्नि परीक्षा है। साथ ही भाजपा सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि जनगणना ईमानदारी से होगी, उस पर कोई प्रश्न नहीं लगेगा, जैसे पूर्व की योजनाओं पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगी है। पूरा देश शोक की लहर में था। पहलगाम पे सवाल पूछ रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रचार किया गया कि वो विदेशी दौरे को छोटा करके भारत में आए, कड़े फैसले लेंगे। कड़े फैसले इस तरीके से लिए कि चुनावी रैली में चले गए बिहार में, और वहां जो हंसी ठिठोली आपने देखी मुख्यमंत्री के तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से, ये कोई जिम्मेदाराना रवैया नहीं था। अगर जातिगत जनगणना इसी तरीके का रवैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार रखती है तो पीडीए इसका मुंह तोड़ जवाब सरकार को देगी, जो सरकार से बात की देखिए। भारतीय जनता पार्टी की टाइमिंग की जो बात आपने राखी जी कही, अगर टाइमिंग की बात नहीं है तो बताइए ना कि घोषणा पत्र में कब थी ये बात, कब इन्होंने वादा किया था देश की जनता से कि 2014 में किया था या 2019 में किया था या 2024 में किया था? कब किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि हम जाति जनगणना कराएंगे? इनके कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी जी, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी, वो तो कहते हैं जो पूछे जाति उसको मारो जूते। योगी आदित्यनाथ जी कहते थे कटोगे तो बटोगे।
जाति की राजनीति नहीं करते, जातिवाद हम नहीं करते हैं। अब कौन कर रहा है? अब ये अनुराग ठाकुर, अब ये सब लोग क्या कहेंगे? कौन इनके पितृ पुरुष मोहन भागवत कहते हैं जाति ब्राह्मणों ने बनाई। तो जाति को लेकर के जिस तरीके के तमाम वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने दी हैं, प्रश्न चिन्ह इनकी नीयत पे लगते हैं। 2.5 लोगों की सरकार थी पहले, उनमें से आधे जो हुआ करते थे स्वर्गीय अरुण जेटली जी, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जो पुरानी जनगणना हुई थी उसके आंकड़े घोषित करने की बात थी, आंकड़े घोषित नहीं कर पाए। 2014 में उन्होंने सदन में कहा हजारों त्रुटियां हैं, जल्दी त्रुटियों को दूर करके हम जाति जनगणना के आंकड़े घोषित करेंगे। 2014 से 24 आ गया, उन त्रुटियों को ठीक नहीं कर पाए, और अब जातीय जनगणना करके ईमानदारी से सही काम करेंगे। कैसे मान ले जब इनके वक्तव्य इस तरीके से आते हैं? ये वही वक्तव्य हैं जो हम लोगों ने बात कही थी कि संविधान खतरे में डाल देंगे, 400 पार का नारा संविधान बदलने के लिए, आरक्षण बदलने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में रहते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात का प्रचार खूब जोर तोड़ से हुआ, लेकिन वही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कहता है कि लगभग 70,000 जो शिक्षक भर्ती होने हैं उनको आरक्षण दीजिए, उनके आरक्षण में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, उनके आरक्षण को मत खाइए। लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की योगी सरकार बात नहीं सुनती है। हाईकोर्ट कहता है उस आरक्षण की बात को, लेकिन योगी सरकार उस बात को नहीं सुनती है। तो काहे का जाति जनगणना, काहे का आरक्षण? निजी क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं, सरकारी नौकरियां खत्म, आउटसोर्सिंग खत्म, तो जाति जनगणना से आप क्या साबित कर दोगे? कौन सी जनगणना करोगे? वही जो अरुण जेटली जी ने जो विश्वास दिलाया था, और 10 साल तक जनता को धोखा दिया आपने। तो ये नया धोखा, नई पैकेजिंग करके भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा धोखा लेकर के आई है। लेकिन फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पहले कांग्रेस जाति जनगणना का विरोध करती थी, जाति जनगणना के खिलाफ में थी, हम लोगों की एकता और बात को जोड़ते हुए हमारे पितृ पुरुष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश जी, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार जिस तरीके से हमारी एक लाइन खींची हुई थी जाति जनगणना की, आरक्षण की और उन हर चीजों की, सामाजिक न्याय की, उसी लाइन पे हम आज भी चल रहे हैं। और ये उसी लाइन की जीत है, पीडीए की एकता की जीत है। सवाल यही है कि इनकी नीयत साफ नहीं है, ये केवल वोट की राजनीति करने के लिए, जिस तरीके से पहलगांव में ये वोट की राजनीति करने बिहार गए हैं, ये केवल जाति जनगणना का नाम लेकर के झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। और ये झूठ इनका एक्सपोज हो चुका है, ये घबराए हुए हैं, बरगलाए हुए हैं, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जिस तरीके से पीडीए एक साथ हुआ है और 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को देश की 3रे नंबर की पार्टी, उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की पार्टी बना दिया। अब भारतीय जनता पार्टी डर रही है इस पीडीए से, क्योंकि इनकी धार्मिक भावना सबने देख ली। किस तरीके से प्रभु राम के नाम पे अयोध्या में जमीन घोटाला किया इन्होंने, प्रभु राम के नाम पे संजय का घोटाला किया उन्होंने। ये घोटालेबाज को देखिए, 1 साल भी नहीं हुआ प्रभु राम मंदिर में किस तरीके से पानी का रसा हुआ, हनुमान जी की मूर्ति खंडित हुई, इन्होंने मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये अब एक्सपोज हो चुके हैं। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी का गठन किस बात पे हुआ था? किस बात पे हुआ था? यही समाजवादी विचारधारा के साथ में चलेंगे, लेकिन कहां गए इनकी समाजवादी विचार? ये तो सेक्युलर से कम्युनल हो गए, कम्युनल फोर्सेस के नाम पे काम करने लगे थे। ये इनकी एक ही बात थी कि हमको कम्युनल रह करके काम करना है, कटेंगे बटेंगे, तमाम इस तरीके 80-20 ये नारे थे। और हम भी उसी नारे के साथ चल रहे हैं कि 90 जो शोषित हैं, वंचित हैं, उनको हक अधिकार दिखाना है। जातीय जनगणना से केवल जाति की बात नहीं होगी, जाति के आधार पर कौन सामाजिक रूप में भेदभाव झेल रहा है, कौन आर्थिक भेदभाव झेल रहा है, कौन सरकारी नौकरियों में मलाई खा रहा है, ये सब बातें आएंगी अगर ईमानदारी से होगी। लेकिन अगर अरुण जेटली जैसे अगर इन्होंने आश्वासन दिया तो 2014 से लेकर 24 तक जिस तरीके से जातीय जनगणना के आंकड़े नहीं हुए, ये जातीय जनगणना भी भारतीय जनता पार्टी की और नीति और रीति की तरफ फर्जी साबित होगी। ठीक है, विमलेंदु जी सुन पा रहे हैं? विमलेंदु जी, विमलेंदु जी म्यूट किया आपने, अनम्यूट कीजिएगा। विमलेंदु जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, विमलेंदु जी शायद मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। संजय जी मेरी आवाज पहुंच रही है? संजय जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? संजय जी हमारे साथ कनेक्ट, चलिए संजय जी भी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। एक बार फिर से हम दोनों मेहमानों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वापस मैं खेमचंद जी, बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, विपक्ष का अधिकार है आरोप लगाना, सवाल उठाना, लेकिन मुझे लगता है सरकार की, जैसे मैंने मूल प्रश्न पहले ही कर लिया था, कि यदि इन लोगों के ये तमाम सवाल हैं और लगातार चले आ रहे हैं,
तो उस पर एक समय सीमा दी जा सकती है, क्योंकि अमूमन 2011 की जो जनगणना थी उसमें कुल 18 महीने लगे थे, मिनिमम 2 साल तो मानिए। तो ये गाइडलाइन तो होनी चाहिए क्लियर कि कब से कब तक में इसको शुरू करेंगे। हालांकि किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, किन किन चुनौतियों को देखना पड़ेगा, क्या क्या चीजें लगेंगी, ये एक दूसरा पार्ट है इसकी प्रोसेस का। लेकिन एक डेट आने के बाद एक कहते हैं ना कि प्लस में जाता है कि हाँ, हम इस समय सीमा में इस चीज का काम शुरू कर देंगे। अभी पॉलिसी डिक्लेयर हुई है, इन प्रिंसिपल अभी सरकार ने बताया है, बाकी जो टेक्निकलिटी है वो भी सामने आ जाएंगे। और जो ड्यू प्रोसेस है, जैसे आपने बताया लगभग 2 साल पहले लगे, तो जो ड्यू प्रोसेस में जो समय लगना है, अब जनसंख्या भी बड़ी है, एरिया भी बड़ा है, तो उसमें जो लगेगा वो लगेगा, लेकिन इसको डिले नहीं किया जाएगा। और इंटेंटली जब इंक्लूड किया है तो अच्छी नीयत से इंक्लूड किया है, ताकि समाज का जो असली स्वरूप है वो सामने आ सके, और अकॉर्डिंगली सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, उनको बनाया जा सके और रिसीव किया जा सके। ठीक है, ठीक है खेमचंद जी, एक सेकंड मैं वापस आऊंगी। विमलेंदु जी हमारे साथ जुड़ गए। विमलेंदु जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ विमलेंदु जी, 2 मॉडल की बात होती है, बिहार मॉडल की, तेलंगाना मॉडल की। तेलंगाना मॉडल को ज्यादा अप्रिशिएट इसलिए किया जाता है क्योंकि कहा जा रहा है जमीनी स्तर पर जातिगत जनगणना के साथ साथ जो जनगणना की गई है उसका एक अलग ही मॉडल दिखता है। बिहार भी है, लेकिन कुल मिला के हम तो ये देख रहे हैं कि जातिगत जनगणना यदि हो रही है तो जनगणना और जाति की भी जनगणना दोनों क्या एक साथ संभव है? सरकार का क्या स्टैंड हो सकता है? और सबसे मूल प्रश्न जो सभी उठा रहे हैं, इसकी टाइमलाइन। देखिए, सवाल जो मूल प्रश्न उठा रहे हैं उससे मैं जवाब दूंगा। पहले तो ये चीज हमें समझना होगा कि जाति जनगणना तो अभी हुई नहीं 2011 के बाद। हाँ। 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं महाराष्ट्र में, ठीक है। और जातीय जनगणना तो पिछले 60 वर्षों से नहीं हुई, 1950 में हुआ, उसके बाद कभी नहीं हुआ। बिहार में हमने जो कराया था वो आर्थिक जाति सर्वेक्षण था, इट्स नॉट जनगणना, ये सेंसस नहीं था। ये हमने एक जो है आर्थिक जो है वो सर्वेक्षण कराया था, जिसमें कि हम अपने बिहार के अंदर जितने लोग हैं उनकी जाति के आधार पर उनको जो है वह चिन्हित कर रहे थे कि इनकी आर्थिक स्थिति क्या है। जाति जनगणना नहीं कर रहे थे। जातीय जनगणना करने का अधिकार तो केंद्र को था, और ये आज जो है वह फलीभूत हुआ है माननीय नीतीश कुमार जी के प्रयासों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये प्रतिफल है कि आज जातीय जनगणना कैबिनेट ने जो है वह शुरू किया, मतलब एक्सेप्टेंस किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने ये स्वीकार किया है कि हम ये काम करेंगे। आगे आने वाले दिनों में इसकी गाइडलाइन बनेगी, इस पे कौन कौन से कॉलम होने चाहिए, कौन कौन सी चीजें इसमें हम काउंट करेंगे। सेंसेक्स में सारी चीजें आ जाती हैं, आर्थिक भी आ जाता है, लोगों की कितनी संपत्तियां हैं, लोगों के कितने मकान हैं, पक्के मकान हैं, कच्चे मकान हैं। अभी देखिए, सरकार की जितनी सारी योजनाएं हैं सब 2011 की जनगणना के हिसाब से जो आंकड़े प्रकाशित हुए थे उसी के हिसाब से पॉलिसी बन रही थी। लेकिन उसमें भी तो जो है वह कटिंग हो गया था, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने कराई थी वो जनगणना, तो उसमें जो है बहुत सारी कटिंग कर दी थी। तो SCEC जो रिपोर्ट है वो 2011 के आधार पे ही हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जातीय जनगणना करने का हिम्मत जो आप कर सकते हैं, निर्णय, ये बड़े निर्णय आज सरकार इतनी सक्षम है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी अभी कर रही थी कि एनडीए सरकार में, नीतीश जी सरकार में है, सरकार निर्णय ले पाने में सक्षम होगी कि नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि एनडीए के साथ हम एलआई के रूप में, पूरी तरह एलआई के रूप में काम कर रहे हैं। इन्होंने जो एलआई बनाए, इंडिया गठबंधन जो है, इनका तो कोई मतलब एलआई क्या कहेंगे, ये एलआई नहीं है, एक दूसरे से ही झगड़ा करते रहते हैं। और इन्होंने कोई बड़े निर्णय आज तक कभी लिए नहीं। आज बड़े बड़े आके टीवी पर जो है वह या मीडिया में आके बड़े बड़े डींगे आंक लीजिए, लेकिन डींगे आंकने से क्या होगा? जातीय जनगणना करने का मद्दा सिर्फ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नीतीश कुमार जी के प्रयासों का ही प्रतिफल है, दूसरा और कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी क्या कहेगी? कांग्रेस के लोग आके कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के प्रयासों से, अरे राहुल गांधी जी की दादी, दादा, सब कोई तो रहे सरकार में, पिताजी सब रहे, रिमोट कंट्रोल से सरकारें भी चलाई। समाजवादी पार्टी कहेगी? समाजवादी पार्टी ने कितनी बार सरकार को समर्थन दिया? आरजेडी क्या बोलने की क्षमता रखती है?
आरजेडी के समय में, जब आरजेडी पूरी तरह से जितनी ताकत में आज हम एनडीए के साथ हैं, उससे ज्यादा ताकत में लालू जी जो है रेल मंत्री थे और सरकार के साथ थे। तो कहाँ, उन्होंने तो सिर्फ 2-3 चीजें की। अपने परिवार को बढ़ाया, अपने जब अपना पद छोड़ा लालू जी ने, तो अपनी जो है वह पत्नी को बनाया मुख्यमंत्री। उसके बाद जब रेल मंत्री बने तो रेल मंत्री जो है उस समय भ्रष्टाचार में आतंक में जो पूरी तरह से जो है वो जुट गए। तो इन लोगों का एजेंडा कुछ नहीं है, इनका एजेंडा एकदम स्पष्ट है। जातीय जनगणना की जहाँ तक बात है वो हम कर रहे हैं और ये पूरी तरह टाइम लाइन के साथ हम ये जानना चाहता हूँ, ये जेडीयू के प्रवक्ता है कि राजनीतिक विश्लेषक है जो सारी पार्टियों का विश्लेषण करने लगे अपनी तरफ से? भाई जेडीयू का स्टैंड बताइए। आप भी यूपीए में रहे, नीतीश कुमार जी ने मोदी के नेतृत्व को अस्वीकार किया, इस्तीफा दिया, आज मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं पहलगाम के मामले में। उनसे सवाल पूछे ना मंच पे कि भैया हमला कब, या बिहार चले आए, जम्मू कश्मीर कब जाओगे? सर्वदलीय बैठक से क्यों हो जाते? वहां तक पहुंचा, क्या पहुंच पाया है कि नहीं? पिछले वर्ग में भी 1-2 जातियां बहुत बड़े स्तर पर जो है वो आरक्षण का लाभ ले रही हैं, जबकि पिछली जातियों में ढेर सारी जातियां हैं। बिहार में आपने देखा कि हमने जो है वो अति पिछड़ा बनाया, दलित में हमने महादलित बनाया, और उसके हिसाब से जो है वो हमने आरक्षण की जो है वो प्रणाली दी। तो क्या कल को राष्ट्र को ये जरूरत है, आज जरूरत है ये मिली है क्या भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से जेडीयू को? होगा सरकार इतनी सामर्थ्यवान है, एनडीए पार्टी में है, जैसे इनको वक्त मिल के सपोर्ट करने की पर्ची मिली थी, वैसे जातीय जनता के लिए पर्ची मिली है। पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है क्या? जाएंगे इसी तरह से हल्ला मचाएंगे, ये मेरा क्रेडिट, ये मेरा क्रेडिट, ये मेरा क्रेडिट। जब आप सत्ता में थे तब तो आपने हिम्मत ही नहीं किया, एक कदम बढ़ाने का हिम्मत नहीं किया। मैं एक कदम की बात करता हूँ, एक कदम भी बढ़ाने का हिम्मत नहीं किया, और आज आके टीवी पर जो है वो क्या कहेंगे इसको, बिहार में कहते हैं बकलोली वाली बातें कर रहे हैं। तो करने दीजिए। जातिगत जनगणना होनी है, जनगणना होनी है, कैसे होगी, कब शुरू होगी, कब पूरी होगी, बजट का क्या होगा, पहले जो आया बजट उसका क्या हुआ, जो समय सीमा थी उसमें नहीं हो पाई, अब यदि पहले मंजूरी नहीं थी अब मंजूरी हो गई है। हम उस पहलू पर जाएं, उसका प्रोसेस क्या होगा, हम कैसे करेंगे, कितना लाभ होगा, क्या चुनौतियां हो सकती हैं, हम इन विषयों पर हैं। बशर्ते कि एक दूसरे को कोसें, वो ये करते थे, वो ये करते थे, अब जो जैसा करते थे छोड़ दीजिए। हम 2011 के बाद यदि आज इस जगह पे पहुंचे हैं, उसको अप्रूवल मिल चुका है, वो कैसे होगा और वो टाइमलाइन आनी है, तो वो उतनी सी चीजें आ जाएंगी, आगे का प्रोसेस हो जाएगा। करेक्ट नहीं, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं कर रहे मोदी साहब, डरे हुए हैं। एक सेकंड, संजय जी की प्रतिक्रिया आ जाए फिर मैं वापस से आ रही हूँ। सर एक सेकंड रुकिए। संजय जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राकेश जी मैं सुन पा रहा हूँ। सर आरजेडी का क्या स्टैंड है? बहुत छोटा सा सवाल है मेरा जातिगत जनगणना को लेकर। सर पहले तो जनगणना हो जाए, फिर जाति आधारित होनी है कि नहीं, कैसे होगी, ये बाद का विषय है, लेकिन फिर भी दोनों साथ साथ हो जाएंगे, एक एक करके होंगे। एक जनगणना के लिए तो टाइमलाइन नहीं आ पा रही, बाकी का तो सर प्रोसेस ही अलग। राकेश जी मैं इस देश के प्रधानमंत्री को बहुत ही बधाई देता हूं कि उन्होंने कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, साथ साथ विपक्ष उन तमाम पार्टियों की मांगों को उन्होंने अंततः मान लिया, और बड़ी व्यवस्था के साथ जब वो 400 का पार का नारा देते थे, 240 पर आके अटक गए। तो केंद्र की भाजपा सरकार के पास अब कोई रास्ता बचा नहीं, तो उन्होंने इंडिया महागठबंधन के साथ जो सहयोगी दल हैं उनकी मांगों को मान करके निश्चित रूप से एक राजनीतिक पार्टी, हर कोई राजनीतिक पार्टी अपने फायदे के लिए राजनीतिक, तो भाजपा की सरकार में जातीय जनगणना के मांग को मान करके कराने का फैसला लेकर के इंडिया महागठबंधन से मुद्दा छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ इसमें कोई गलत बात भी नहीं, हर कोई राजनीतिक पार्टी दूसरे के मुद्दे को छीनने की कोशिश करती है, भाजपा भी ऐसा कर रही है, तो उससे हमें कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अंततः उन्होंने कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षी पार्टी जो जातीय जनगणना की मांग बड़े जोर शोर से कर रही थी उसके आगे झुकी है, हमारी मांगों को उन्होंने मान लिया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ। टाइम लाइन की बात राखी, जब सरकार का ये फैसला हो गया तो अब हम लोग टाइम लाइन पर भी दबाव बनाएंगे। इसके आगे जाकर के हम लोगों राष्ट्रीय जनता पार्टी
तो बिहार में हमारे सत्या नेता तेजस्वी यादव जी हैं, उनकी मांग है कि भाई अब आरक्षण का जो सीमा है जो बिहार सरकार में ने बढ़ाया था उसे भी आप लागू करो। और साथ ही हमारे नेता आदरणीय ने कल कहा है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और ये तो मांग भी राखी जी देर सवेर भाजपा की केंद्र सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि अब आगे उसके पास कोई रास्ता बचा नहीं। तो भाजपा अपने हिसाब से हमारी राजनीतिक मुद्दे को चुराने की कोशिश कर रही है, तो खैर चुराए उसके लिए भी मैं उसे धन्यवाद देता हूँ। लेकिन राखी जी, मैं अपने भी महागठबंधन के नेताओं को, सभी पार्टी को आपके चैनल के माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, पार्टी लाइन से हट करके भी, कि इंडिया महागठबंधन के सभी दल के नेताओं को चाहिए, सभी दल के लोगों को चाहिए कि बिहार में चुनाव के पहले वो अयोध्या जाकर के रामलला का भी दर्शन कर ले, क्योंकि अकेले भाजपा हिंदुत्व वोट की राजनीति कर रही है और हिंदुत्व सिर्फ भाजपा का एजेंडा रहे, ये मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं चाहता हूँ। हमारी पार्टी के नेताओं को भी चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए, समाजवादी पार्टी को भी चाहिए कि उसका जो आधार वोट बैंक है हिंदुत्व, उसको भी हम लोग छीनने की कोशिश करें, क्योंकि आज बीजेपी एक तरफा हिंदुत्व पर बैटिंग कर रही है और हम भी हिंदू हैं, हमारा भी हिंदू धर्म के प्रति उतना ही सम्मान है। तो मैं अपने पार्टी के नेताओं के साथ साथ इंडिया महागठबंधन के सभी नेताओं से भी कहता हूं कि भाजपा को कमजोर करने के लिए, उसके हिंदुत्व एजेंडे को छीनने के लिए हम लोगों को भी अयोध्या जाकर के रामलला का दर्शन करना चाहिए और हिंदुत्व की बात को जोर शोर से उठानी चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, पार्टी लाइन से हट करके भी। और मैं समझता हूँ कि हमारे इस जो मतलब सुझाव हैं, इससे इंडिया महागठबंधन को निश्चित रूप से बिहार में फायदा होगा और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनने में बड़ी आसानी हो जाएगी। देखिए, आपका सुझाव ठीक है, लेकिन मुझे लगता है वहाँ प्रभु श्री राम के दर्शन करने जाना नहीं जाना, आपका सुझाव अच्छा है, आप दे सकते हैं अपने साथियों को, लेकिन जाना नहीं जाना ये तो सबकी आस्था भी है सर। ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी को कोई प्रॉब्लम है प्रभु श्री राम से, या अखिलेश यादव को कोई प्रॉब्लम है प्रभु श्री राम से, या कोई ऐसा एजेंडा है अयोध्या का कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ने बनवा दिया तो हम जाएंगे। नहीं सर, वो मामला अयोध्या का क्या था क्या है वो हम सब जानते हैं। प्रभु श्री राम में जिनकी आस्था है वो जाएं, जिनकी आस्था है वो ना जाएं, हम क्यों किसी को कहें। पर हाँ, आपका क्योंकि सुझाव है, आपके साथी हैं, महागठबंधन है, तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा हिंदुत्व का एजेंडा है, वोट बैंक के लिए चीजें चली जाती हैं, तो संदेश तो है सर, जहां धार्मिक रूप से जुड़ते हैं, भावात्मक जुड़ते हैं, तो हो सकता है उसका थोड़ा बहुत नुकसान लाभ होता हो, तो ठीक है, उस चीज को समझा जा सकता है। पर मुझे ऐसा लगता है इस चीज के लिए किसी को समझाइश देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में समझदार हैं। कुछ कह रहे हैं विमलेंदु जी, अच्छा आप में से जो अपनी बात रखना चाहते हैं जल्दी जल्दी से बोलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे थे। हाँ, मैं एक सेकंड, शिवानंद जी, विमलेंदु जी थोड़ा जल्दी से। हाँ देखिए राकेश जी, अभी जो चर्चाएं हो रही है जाति जनगणना की टाइमलाइन ऑलमोस्ट जो है वो टाइमलाइन क्लियर है। आप देखेंगे जब महिला आरक्षण बिल पास हुआ था उस वक्त एक टाइमलाइन दी गई है कि 2029 के लगभग में हम लोग 2029 का जो चुनाव होगा ना उसमें डीलिमिटेशन भी आने वाला है, उसमें जो है वह महिला आरक्षण लागू होगा डीलिमिटेशन के हिसाब से। तो डीलिमिटेशन के लिए जो नियम है उसके लिए नियम है कि पहले आपको गणना करनी पड़ेगी, तो पहले आप गणना करेंगे तभी तो। इसलिए आप देखेंगे कि 2029 से काफी पहले ये सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी। जो टेक्निकल जो लोग हैं वह सभी ये बात जानते हैं। मीडिया में आके बयान देना, चाहे असुद्दीन ओवैसी जी हों, राहुल गांधी जी हों, या मीडिया में आके उन्होंने बयान दिया, मेरा कहना है सहमति उन्होंने दी, लेकिन सहमति के साथ आपत्ति भी दे दी कि इसको सहमति क्या कहेंगे। इसको तो कहेंगे कि आप कोई डिरेल वाली बात करने वाले आगे आने वाले दिनों में कि सरकार इसको टाइमलाइन पे कर ही नहीं पाए। यह एक निश्चित प्रक्रिया है कि अभी महिला आरक्षण बिल से महिला आरक्षण को लागू करने के लिए डीलिमिटेशन लाना पड़ेगा जो 2029 तक लाना है। डीलिमिटेशन को करने के लिए हमको सबसे पहले गणना करनी पड़ेगी। तो वो जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया तो अब शुरू करना है, सरकार की बाध्यता भी है सरकारी। लेकिन तो सवाल कर रहे हैं कि वो गणना कब करेंगे, वो उसका समय बता दीजिए कब शुरू हो जाएगा। बयान दे रहे हैं, लेकिन अभी आप देखिए सदन में चर्चा भी होगी कि जाति जनगणना हम किस तरह से करेंगे। जब सदन खुलेगा सरकार लाएगी उस पे, तो उस पे चर्चा भी होगी, हर कोई पार्टियों से सुझाव भी लिए जाएंगे, कमेटी भी बनती है जो सुझाव देती है किसमें क्या
ठीक है विमलेंदु जी, एक सेकंड। हाँ यश जी बोलिए, यश जी के बाद फिर शिवानंद जी बोलिएगा। राखी जी, भारतीय जनता पार्टी तो उतना नहीं बोल रही है जितना जेडीयू बोल रही है, और जेडीयू वो बोल रही है जो जातीय जनगणना बिहार में तेजस्वी यादव और सब समाजवादियों की आंदोलन की भूमिका से बिहार में संपन्न हो पाई। भारतीय जनता पार्टी सहयोगी भावना से नहीं थी, मजबूरी थी कि समाजवादी सरकार डॉक्टर राम लोहिया जी का नारा था, सन 100 पने बांधी गाज, पिछड़े पावे 100 में 60। बाबू जगदेव कुशवाहा जी का था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और जंगल में सब में हमारा भाग हिस्सा होगा। तो ये उन सब चीजों के आगे दबाव में झुके हैं। अगर इनकी मानते तो जिस तरीके से वक्फ बोर्ड में जेडीयू ने सरेंडर किया है, जिस तरीके से पासवान जी की पार्टी ने सरेंडर किया है, जो महिला आरक्षण में जाति के आधार पर आरक्षण मांग करते थे, आज जेडीयू खामोश बैठी हुई है, उस महिला आरक्षण की बात कर रही है। जहां समाजवादियों ने हमेशा क्या कहा कि महिला आरक्षण में भी जाति के आधार पर महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं तो जिस तरीके से शोषित और वंचितों को हमेशा सामाजिक न्याय के खिलाफत में खड़ा रखा हुआ है, पिछले पायदान में रखा हुआ है, अग्रणी भूमिका में सवर्णों ने हक अधिकार सीखा है, अब उनकी महिलाएं आगे आ जाएंगी तो शोषित वंचितों की बात कहां रह गई, सामाजिक न्याय की बात कहां रह गई। और जेडीयू के साथी भी यहाँ वही बात कर रहे हैं। कहिए ना प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण कब होगा, बताइए जेडीयू, जिम्मेदारी आप सरकार से सवाल पूछिए। आउटसोर्सिंग कब खत्म होगी, मीडिया कर्मियों को कब आरक्षण मिलेगा, कब हर क्षेत्र में सामाजिक न्याय की बात आएगी। ये जातीय आधार पर जो शोषण आज भी हो रहा है कि दूल्हा नहीं चढ़ पा रहा है घोड़ी पे, मूछे नहीं रख पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में लंबे समय सरकार है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में दलित को आज भी बारात मंदिर के अंदर नहीं ले जाने, यदि अभी महीना भर नहीं हुआ इस घटना को, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, एनडीए के सरकार में हो रहा है। दिखाएं जेडीयू हिम्मत, क्या हंसी ठिठोली करने के लिए आपने समर्थन दिया है, या कोई ब्लैकमेलिंग हो रही है आपके साथ में, क्या पर्ची मिल जाती है, वक्फ बोर्ड का समर्थन करो, मंच पे आओ, हंसी ठिठोली करो, कोई सवाल मत पूछो। क्या हो गया समाजवादियों को? आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के शिष्य होने की बात करते हैं। आपने तो आंदोलन को बेच दिया भारतीय जनता पार्टी के चरणों में। बिल्कुल ठीक है, शिवानंद जी बोलिए। जी राखी जी, जेडीयू के हमारे मित्र जो अभी प्रवक्ता साहब इतने जोर जोर से बता रहे थे, इंडिया गठबंधन ने, खुद नीतीश कुमार हमारे नेता हमारे पार्टी में थे इंडिया गठबंधन, तभी तेजस्वी यादव दोनों मिलने गए थे सब, नरेंद्र मोदी मिले नहीं। ये बीजेपी को और जेडीयू को दिखता नहीं है, ये खुद जाति जनगणना अगेंस्ट में है। ये लोग कुछ नहीं डरे हुए हैं, राहुल गांधी के दबाव में, तेजस्वी यादव और अखिलेश जी के इंडिया गठबंधन के दबाव में, यही खुद नरेंद्र मोदी कोई जात नहीं, पात नहीं, कुछ नहीं, कोई जाति गणना नहीं होगा बोला। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जो एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान जी, उसके बाद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर शर्मा, यूपी का शर्मा जी, उसके बाद इन्होंने कैबिनेट मंत्री खुद 3-4 बार मोहन भागवत जी खुद बोला कि इस तरह से इनका दुगलापन है। ये मोदी साहब डरे हुए हैं राहुल गांधी जी के सामने। देखिए, मोदी सरकार गवर्नमेंट है, रिमोट राहुल गांधी है, ये भूल गए बीजेपी और जेडीयू, इनको पता नहीं है। आने वाले दिन में पता होगा। ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर आने वाले दिन आप देखिए। इतना बड़ा हल्ला हुआ जम्मू कश्मीर, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मोदी सरकार को सपोर्ट दिया, बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया हमने। राखी जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरा इंडिया गठबंधन ये किया, सपोर्ट किया, लेकिन मोदी साहब को एक्शन लेने के लिए हम बोल रहे हैं। मोदी साहब बाहर की टूर करके आए, इंडिया गठबंधन सब अपोजिशन लीडर के साथ मीटिंग को नहीं आया, ना जम्मू कश्मीर नहीं चले गए। हमारे नेता राहुल गांधी अमेरिका आता छोड़ के डायरेक्ट जम्मू कश्मीर गए, वहां के लोगों को मिले, सुख दुख में जाके मिले। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? चौकीदार का काम क्या है? यही है, डरे हुए हैं। और हमारा जीत जाति जनगणना सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की वजह से हुआ है, इंडिया गठबंधन से वजह से हुआ है। नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। अगर दम है तो पाकिस्तान के साथ जाइए ना, उखाड़ के फेंकिए। अपने लोगों को डरा रहे राखी जी, जो छोटे छोटे चैनल है, नेहा राठौड़ जी को, उनके ऊपर एफआईआर किया। अपने लोगों से झगड़ रहे नरेंद्र मोदी सरकार। ये कौन सा बड़े अभी छोटे छोटे यूट्यूब चैनल है, उनका 50 चैनल बंद किया। अपने लोगों से लड़ रहे। अरे दम है तो जाओ ना, पाकिस्तान से लड़ो ना। शिवानंद जी क्यों लड़ रहे हो? हम इंडिया गठबंधन पूरा सपोर्ट करे राखी जी। शिवानंद जी, एक बात और है, ठीक है, हम अभी पहलगाम, ठीक है, एक चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन हम प्लीज जातिगत जनगणना पे रहें। ठीक है, आप एक समर्थन या सपोर्ट की बात करते हैं। अच्छा, एक अनुमान और है, इस बार ऐसा लगता है
इस बार जो एक अनुमान है कि केंद्र सरकार को 15,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपए तक का बजट भी खर्च करना पड़ सकता है इस जनगणना के लिए। हो सकता है ये भी एक प्लानिंग है, एक चीजें हैं जिसको बैलेंस करके तमाम चीजों की गाइडलाइन देनी हो। करना पड़ता है राखी जी, करना पड़ता है। इन्होंने बजट में भी नहीं लिया, इनका नियत हमको पता है। बीजेपी आरएसएस और जेडीयू इतना जोर जोर से मेरे मित्र चिल्ला रहे थे, अभी हम बोलते नहीं, ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, 2-3 महीने रुकी है, मोदी सरकार गिर जाएगा, नीतीश बाबू जी, चंद्रबाबू नायडू जी, एक सेकंड रुकिएगा, एकनाथ शिंदे जी, चिराग पासवान जी हमारे पास आ रहे, इंडिया गठबंधन। उसका जवाब जरूर लीजिएगा, ये जेडीयू तो नहीं दे पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी से जरूर लीजिएगा। ऐसा क्या हुआ कि अभी चंद दिन पहले राखी जी नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि देश में केवल 4 जाति हैं, और जब 4 जाति है तो जाति जनगणना की आवश्यकता क्यों पड़ गई? नरेंद्र मोदी जी जो 4 जाति की गणना कर चुके हैं ना, उन 4 जाति में उन्होंने बता दिया कि हमारी नारी शक्ति, हमारा युवा शक्ति, हमारा किसान, हमारा गरीब। तो फिर ये जाति जनगणना और ये बजट की बात है, ये सब झूठी है या नहीं है? ये तो खुद प्रमाण नरेंद्र मोदी जी मंच से दे चुके हैं। नई पैकेजिंग करके जो 2014 में अरुण जेटली जी छोड़ के गए थे, नए पैकेज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जाति जनगणना कर चुके, उन्होंने 4 जातियों की गणना करके बता दी है। ठीक है, हाँ खेमचंद जी अपनी बात रखिएगा उनके सांसद के साथ। राखी जी, नीतीश कुमार जी एक बार आप नरेंद्र मोदी की रिपीट कर देंगे कि मोटे-मोटे की आवाज बहुत कम आ रही थी, मैं सुन नहीं पाया। एक सेकंड शिवानंद जी, एक सेकंड रुकिए। समाजवादी पार्टी से यश जी पूछ रहे हैं खेमचंद जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जातियों की गणना कर चुके थे, तो अब जातिगत जनगणना की आपको आवश्यकता क्या है? उनकी नजरों में तो 4 जातियां ही सब कुछ थी। नहीं, इनका एक यूपी में कहावत है, चित्त मेरी बट्टी मेरी अंटा मेरे बाप का। पहले ये कह रहे थे जातिगत जनगणना कराओ, जनगणना कराओ, जनगणना कराओ, अब जनगणना करा रहे हैं तो जनगणना की जरूरत क्या है? आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो बोला है, समाज को तोड़ना नहीं है, समाज को जोड़ना है। 4 वर्ग उन्होंने जो आइडेंटिफाई किए थे बिना सर्वे के, बिना जनगणना के, उसके आधार पर वर्ग नहीं बोला, जाति बोली। वर्ग और जाति में फर्क होता है खेमचंद जी। आज आप देखेंगे गवर्नमेंट लेड बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिन जाति जनगणना की बात नहीं थी, हम जाति जनगणना की बात करते थे, किसानों के लिए इनिशिएटिव्स हैं, गरीबों के लिए इनिशिएटिव्स हैं, तो वो सारी योजनाएं यहाँ पे गरीबों को आगे बढ़ाया जा रहा है, किसानों को आगे बढ़ाया जा रहा है, महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। जिसमें आप लगातार बातें कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, लोगों को चला रहे हैं, तो वहाँ भी क्या करते हैं? उस हकीकत को लाने के लिए सरकार ने उस पर भी निर्णय ले लिया है। कुछ नहीं है, कहेंगे नहीं, नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। आप खेमचंद जी, राखी जी, मेरा निवेदन है 2014 का जो मैंने जिक्र किया, अरुण जेटली जी जो आंकड़े घोषित नहीं कर रहा, उस पर सवाल ले लें। जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 4 जाति, उस पर जवाब ले लें। और जो इनके नितिन गडकरी जी कहते हैं जो जाति की बात करें उसको जूते मारो, इस पर जवाब ले लें। हम अपना कोई नया सवाल तो कोई नहीं है, जो ये दिखा दीजिए, इनको आईना दिखा दीजिए बस, उस पर जवाब ले लीजिए। अब नितिन गडकरी जी किसको जूते मारेंगे? क्या देश के माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को मारेंगे? कैबिनेट में बैठ के एक एक करके बोलेंगे तो एक दूसरे को बेहतर सुन पाएंगे और आप लोगों का आंसर भी ठीक से आ पाएगा। ठीक है, निवेदन ये है, घूम फिर के इधर उधर घूमेंगे खेमचंद जी, सवाल सीधा बोल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा, जैसे 400 पार के बाद संविधान बदलने वाली बात थी। ठीक है, हाँ खेमचंद जी प्लीज जल्दी से कंटिन्यू कीजिए। देखिए, हमने जो आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 4 जातियों के बारे में बोला था, उस 4 वर्गों को हम अपलिफ्ट कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, और हमारी पॉलिसी जो वो दिखता है। अब जो समाज का परिदृश्य है वो भी, क्योंकि जनगणना होनी है, वो भी सबके सामने आए, हकीकत सामने आए, तो उसके लिए भी उसको भी उसमें इंक्लूड किया गया है। हम लॉजिकल काम करते हैं, हम वो काम करते हैं जो देश के लिए जरूरी है। इनकी तरह राजनीति करने के लिए, वोट बटोरने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए, समाज को बांटने के लिए काम नहीं करते। अब ये परेशानी इनका जो मुद्दा है वो छिन गया है। आप झूठ नहीं बोल पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। नितिन गडकरी जी अब जूते किसको मारेंगे ये बता दीजिए। मैं किसको जूते मारूंगा, क्योंकि सरकार जाति पूछने जाएगी तो वो जूते किसको मारेंगे? जो मंच से नितिन गडकरी जी ने कहा कि ये अपने आप में दिखाता है कि इतने ज्यादा परेशान है, इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि अपनी बात गडकरी जी जो कैबिनेट में बैठे हुए लोगों को जूता मारेंगे। देखिए एक बात, यदि जातिगत जनगणना का वेलकम हुआ है तो ठीक है, मुझे लगता है इतना वाद विवाद जो हो रहा है वो इसी बात का हो रहा है कि वो टाइमलाइन आ जाए।
या यदि कोई डेट नहीं दे पा रहे हैं तो बता दीजिए कि विद इन अ वीक, या हम 10 डेज लगेगा, 15 डेज लगेगा, हम उसके बाद इस डेट से इसकी प्रोसेस को शुरू करेंगे। हमें ये सारी चीजों को देखना है। विपक्ष थोड़ा धीरज रखे। कोई बयान जब तक नहीं आते ना, तब तक ये बहस ऐसे ही जारी रहेगी, क्योंकि सबको ये लग रहा है खेमचंद जी कि ये सिर्फ एक शगुफा है और कुछ भी नहीं होगा। नहीं, शगुफा नहीं है राखी जी, ये शगुफा नहीं, मैंने कहा ना दोबारा पैकेजिंग की है। जो इनके नेता ने बयान दिया उसमें जवाब नहीं देना चाह रहे। हम तो सीधा सवाल पूछ रहे हैं, क्या नितिन गडकरी जी पे जूते मारे जाएंगे या नितिन गडकरी जी जूते मारेंगे? और नितिन गडकरी जी जूते मारेंगे जाति पूछने वाले को या जाति जनगणना भारतीय जनता पार्टी सरकार जब घर घर जाके करने की बात करें तो यश जी कैसे देंगे खुल के जवाब, बताइए ना। ऐसे तो साफ तौर पर कहा जा रहा था जातिगत जनगणना के लिए कोई पॉजिटिव रुख था ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का। तो अब तो डिक्लेरेशन हो गया, कैबिनेट से पास हो गया, तो कहाँ वो अरुण जेटली जी और नितिन गडकरी तक आप जा रहे हो? क्यों देंगे उस पर रिप्लाई? अब जो हो रहा है उसको फॉलो करना है ना, हमें ये भी देखना पड़ेगा। राखी जी, दुनिया में जिनका टंका बज रहा है वो नरेंद्र मोदी जी 4 जाति तख्ती में थे। यही तो इनका दोहरा चरित्र है। चलिए यही ठीक है। हाँ, विमलेंदु जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा और उसके बाद संजय जी। रूपरेखा तय नहीं की चुनाव जाने के लिए विरोधी दल जाने की जगह पे ये बिहार पहुंच जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो सभी आज की तारीख में अभी सहमति के साथ आपत्ति दे रहे हैं, यानी घड़ियाली आंसू इसी को कहा जाता है। ये इनको तो लग रहा है कि नहीं ये मेरे कारण हो गया। अब जब जनता ये करेगी, नहीं जिसने किया उसको क्रेडिट जाता है, ये क्रेडिट आपको नहीं जा रहा है, तो ये खींच में निकलने की चीज है या पूरी तरह से विपक्ष की चीज है। जबकि उनको पता है ये जो सरकार है, ये सरकार जो निर्णय लेती है उसको अमली जामा पहनाती है। ऐसा भारत की जनता निश्चिंत है, जो कहा व्यक्तिगत जनगणना हो जाएगी, सरकार को क्रेडिट जाएगा। मांग शुरू से विपक्ष कर रहा था, उस पर पूरा विपक्ष एक साथ है, उनको क्रेडिट जाएगा। हम इसकी प्रोसेस पर विचार कर रहे हैं, हमको भी क्रेडिट जाएगा। तो मैं बार बार उसको कह रही हूँ कि जब इसका वेलकम कर दिया है तो फिर एक दूसरे की कमियां क्यों निकाल रहे हैं? इसको कैसे बढ़ाना है, कैसे बढ़ जाएगा, उस पर हम अपनी बात रखें। राखी जी 1 मिनट बात करने दो सर, जल्दी से, क्योंकि समय हो गया। हाँ देखिए राखी जी, आदरणीय देश के पंतप्रधान साहब का हम अपमान नहीं करना चाहते, हम रिस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू, उन्होंने एक्सेप्ट किया इंडिया गठबंधन का, राहुल जी का, अखिलेश जी का, तेजस्वी का। मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी साहब को। सिर्फ टाइमलाइन थोड़ा जल्द से जल्द डिक्लेयर कीजिए। हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते। जल्द से जल्द SC ST OBC माइनॉरिटी और गरीब पिछड़ों आदिवासियों को न्याय मिलना चाहिए। मैं मोदी साहब को हाथ जोड़ के चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जल्द से जल्द टाइम पर डिक्लेयर कीजिए। तो ऐसा ना हो कि वक्फ बोर्ड जैसा अटक गया वैसा ये भी नहीं अटकना चाहिए। ठीक है संजय जी। राखी जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं मैं उसको फिल्टर कर देता हूँ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम पे हमेशा सवाल उठाए, उन्होंने हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी और हमारे सहयोगी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी सहित तमाम जो विपक्षी पार्टी उन सबों की मांग को उन्होंने मान लिया है। तो एक तरह से उनकी हार है। उनकी हार के लिए मैं उसे केंद्र की भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी जी को आदर के साथ बधाई देता हूं। और आने वाले बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव जी को इसका पूरा लाभ मिलेगा और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी। भले ही भाजपा ने इस मुद्दे को छीनने की कोशिश कर रहा, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट तेजस्वी यादव को जाता है। तेजस्वी यादव जी के दबाव में ही बिहार के मुख्यमंत्री जी ने इस एजेंडे को आगे बढ़ाया था। चलिए, मुझे तो एक चीज और लगती है, हालांकि सवाल जैसा है सरकार के ऊपर रहेगा, इसके लिए तो एक सरकार यदि संसद का विशेष सत्र भी बुला ले, एक डिस्कशन हो जाए, सब लोगों का बैठ के सारी टाइमलाइंस पर बात हो जाए, तो वो भी एक अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन ये सब करना किसको है? जिम्मेदारी जिनकी है उनको करना है। तो देख लेते हैं इसमें और क्या चीजें निकल कर आती हैं। फिलहाल समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, जातिगत जनगणना का निर्णय तो हो चुका है, लेकिन अभी भी जो विपक्ष है वो सिर्फ टाइमलाइन पे रुका हुआ। उनको ये लगता है कि आप हमें समय तारीख बता दीजिए, कब से ये शुरू हो जाएगी, कब तक पूरी हो जाएगी, और आपने जो एक हामी भरी है, जो मंजूरी दी है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन वो डेट और टाइम को लेकर लगातार सवाल बढ़ते जा रहे हैं।
अब क्या इस प्रेशर के बाद विपक्ष के सरकार जो है केंद्र की या भारतीय जनता पार्टी जो है, क्या एक टाइमलाइन बताएगी कि हम कब से इसे शुरू करेंगे, कब तक ये पूरा हो जाएगा? ये एक अहम सवाल है, बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक इसका जवाब नहीं आएगा ये जो सियासी कहते हैं लड़ाई है ना, ये जारी रहेगी, क्योंकि इसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि पूरे विपक्ष की एक ही मांग निकलकर सामने आई है। देखें क्या अपडेट निकल कर आता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।